दोस्तों, आर्यभट्ट का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि उन्हें भारत के सबसे महान मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स में शुमार किया जाता है। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, यह बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जीरो की खोज के अलावा उन्होंने और क्या क्या किया, इसकी जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है। इसलिए बहुत से लोगों को यह लगता है कि मैथ के लिए उनका योगदान सिर्फ जीरो तक ही सीमित है। लेकिन असल में दोस्तों, आर्यभट्ट ने हमें सिर्फ जीरो ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर और भी बहुत कुछ दिया है, जिस पर हम भारतीय लोगों को गर्व है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आर्यभट्ट की उन्हीं महत्वपूर्ण खोजों और उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म 5वीं सदी के दौरान 476 ईस्वी में गुप्त राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसको आज के समय में हम पटना के नाम से जानते हैं। वो उस समय भारत के सबसे महान मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स में से एक माने जाते थे। इतिहास में हमें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है, और आज हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो उनके उस काम की वजह से ही है, जो हमें उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों में देखने को मिलता है। दरअसल आर्यभट्ट ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत से ग्रंथ लिखे थे, जिसमें 3 ग्रंथों की जानकारी हमें आज भी इतिहास में देखने को मिलती है। उनके द्वारा लिखे गए इन 3 ग्रंथों के नाम आर्यभट्टीय, आर्य सिद्धांत और अल-नन्फ है। इन तीनों ग्रंथों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्यभट्टीय ग्रंथ को माना जाता है, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है। और अगर आर्य सिद्धांत ग्रंथ की बात की जाए तो उसमें आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होने वाले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है। हालांकि दुर्भाग्य से यह ग्रंथ इतिहास में खो चुका है और आज दुनिया में इसका एक भी अंश मौजूद नहीं है। इस ग्रंथ की कुछ डिटेल्स हमें 7वीं और 8वीं सदी के मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा लिखे गए उनके शास्त्रों में देखने को मिलती है, और इसके अलावा हमारे पास इस ग्रंथ से जुड़ी और कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। यही वजह है कि दुनिया में किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आर्यभट्ट ने अपने इस ग्रंथ के अंदर एग्जैक्टली क्या लिखा था। अब तीसरे ग्रंथ यानी कि अल-नन्फ की बात करें तो वह भी आर्य सिद्धांत की तरह ही इतिहास में गुम हो चुका है। इसलिए आज हमारे पास इस ग्रंथ के नाम के अलावा इससे जुड़ी और कोई भी जानकारी नहीं है। यानी सभी ग्रंथों में सिर्फ आर्यभट्टीय ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी उसी कंडीशन में है जैसा उसको 1500 साल पहले खुद आर्यभट्ट ने लिखा था। वैसे आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस पूरे ग्रंथ में आर्यभट्ट ने सिर्फ 121 श्लोक ही लिखे हैं, और इन्हीं 121 श्लोक में उन्होंने इतना कुछ लिख दिया कि आज भी उन्हें इतिहास के सबसे महान मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स में शुमार किया जाता है। असल में यह पूरा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और हम आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर कम शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसलिए आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए 121 श्लोक गिनती में भले ही कम नजर आते हैं, लेकिन इनके अंदर जानकारी का पूरा खजाना छिपा हुआ है। असल में दोस्तों, आर्यभट्टीय ग्रंथ 4 अलग अलग चैप्टर्स में बटा हुआ है, जिनका नाम गीतिका पाद, गणित पाद, काल क्रिया पाद और गोल पाद है। गीतिका पाठ के अंदर मैथमेटिक्स की मूल जानकारी के बारे में लिखा गया है, और साथ ही इस चैप्टर में समय के माप की इकाइयों के बारे में बहुत अहम जानकारी दी गई है, जिससे हमें यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में समय की गणना आखिर किस तरह से की जाती थी। इस ग्रंथ का दूसरा चैप्टर गणित पाद है, जिसमें आर्यभट्ट ने हमें ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इंडिटरमिनेट इक्वेशन यानी एल्जेब्रा के बारे में बताया गया है, जिन्हें आमतौर पर स्कूलों के अंदर 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है तीसरे चैप्टर यानी काल क्रिया पाद का। इसमें आर्यभट्ट ने टाइम, ग्रहों की स्थिति और दिनों को जानने के तरीकों के बारे में बताया है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि आर्यभट्ट ही वो पहले इंसान थे
जिन्होंने की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला दुनिया में सबसे पहले खोजा था। हालांकि दोस्तों यह कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से उनकी इस खोज के बारे में आज बहुत कम लोग ही जानते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हुए अब इस ग्रंथ के आखिरी चैप्टर यानी गोलपार्क के बारे में जानते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, आर्यभट्ट ने इस चैप्टर में हमें ग्रहों के बारे में बताया है। इसमें त्रिकोणमिति के सिद्धांत, ग्रहों की गति मापने के तरीके और भौगोलिक घटनाओं जैसे कई अहम चीजें शामिल है। आज दुनिया में त्रिकोणमिति की जब भी बात होती है तो उसमें हमेशा यूनानी के योगदान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन असल में त्रिकोणमिति के खोज के पीछे यूनानियों से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारत के रहने वाले आर्यभट्ट जैसे विद्वान लोगों का रहा है। दोस्तों बहुत से लोग इस बात को सोचकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय को संस्कृत के श्लोकों में लिखा था तो फिर उन्होंने उसमें मैथमेटिक्स के इक्वेशन और फार्मूला को किस तरह प्रदर्शित किया, क्योंकि इक्वेशन और फार्मूले हमेशा नंबर में लिखे जाते हैं, जबकि आर्यभट्टीय के ग्रंथ नंबर नहीं बल्कि संस्कृत के शब्दों में लिखा हुआ है। असल में दोस्तों इसके पीछे भी आर्यभट्ट का जीनियस दिमाग ही था कि उन्होंने बिना किसी नंबर का इस्तेमाल किए अपने श्लोकों में बड़ी बड़ी इक्वेशन और फार्मूला का वर्णन कर दिया। दरअसल आर्यभट्ट ने एक ऐसे सिस्टम को इन्वेंट किया था जिसके अंदर नंबर को शब्दों में बदलकर लिखा जा सकता था। यह एक तरह का इंक्रिप्शन था जिसकी मदद से नंबर्स को संस्कृत के छोटे छोटे अक्षरों या फिर शब्दों में बदला जाता था, फिर चाहे वह नंबर कितना ही बड़ा और मुश्किल क्यों ना हो। और इसी इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करके आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय को लिखा था। यानी इस ग्रंथ के श्लोकों में हमें जो शब्द और सेंटेंसेस नजर आते हैं वो असल में शब्द नहीं बल्कि गणित के बड़े बड़े नंबर थे। दोस्तों आर्यभट्ट ने इसको इसलिए इन्वेंट किया था ताकि बड़े और मुश्किल नंबर भी आसानी से लिखे और बोले जा सके। दोस्तों यह एजुकेशन सिस्टम सुनने में हमें भले ही काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आर्यभट्ट ने इस पूरे सिस्टम को सिर्फ 2 लाइनों के श्लोकों में ही पूरी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। यही वजह है कि संस्कृत आज भी दुनिया की सबसे साइंटिफिक भाषा मानी जाती है। दोस्तों यह बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन दुनिया में आर्यभट्ट ही पहले इंसान थे जिन्होंने पाई की सही वैल्यू 4 अंकों तक निकाली थी। उन्होंने अपने कैलकुलेशंस के जरिए पाई की वैल्यू 3.1416 बताई थी और साथ ही यह भी लिखा था कि यह वैल्यू एक्यूरेट नहीं बल्कि अनुमानित है। इससे पता चलता है कि वह पाई के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह जानते थे। इसके अलावा आर्यभट्ट ने हमें पाई का इस्तेमाल किए बिना सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने का तरीका और फार्मूला भी बताया है। उन्होंने लिखा है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस यानी परिधि को आधा करके यदि उसको सर्कल के रेडियस यानी त्रिज्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे उस सर्कल का एरिया निकल जाता है। दुनिया में इस तरह के फार्मूले देने की वजह से उन्हें इतिहास के सबसे महान मैथमेटिशियंस में शुमार किया जाता है। खैर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको आर्यभट्ट की एक और महान खोज के बारे में बताते हैं। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने अपने स्कूल या कॉलेज के समय में त्रिकोणमिति के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा से जुड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा, जिसमें हमें यह बताया गया है कि साइन वेव और साइन फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साइन फंक्शन का इन्वेंशन भी आर्यभट्ट ने ही किया था। उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय के अंदर उन्होंने एक श्लोक लिखा है जिसका मतलब निकालने के बाद यह पता चलता है कि आर्यभट्ट उसमें साइन फंक्शन की ही बात कर रहे थे। यहाँ एक और मजे की बात यह है कि साइंस शब्द भी असल में संस्कृत भाषा से ही निकलकर बना है। दरअसल प्राचीन समय में भारत के अंदर साइन फंक्शन को जया कहकर बुलाया जाता था। यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब एक मुड़ा हुआ या कहीं घुमावदार धनुष होता है। सबसे पहले जया शब्द को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करके जीवा नाम दिया गया था। इसके बाद यूरोप के अंदर जीवा को लैटिन भाषा में ट्रांसलेट करके सिनम का नाम दे दिया गया।
और फिर अंत में सिनम को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके साइन नाम दिया गया। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि जीरो ही आर्यभट्ट की सबसे बड़ी खोज थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि जीरो के अलावा भी उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह के टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जरूर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो के अंदर की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।